वो तो हमारा बच्चा है, बाप तो हिंदुस्तान ही है। अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कोई नहीं। अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज हमारा देश वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होता। हम अमेरिका और रशिया से ऊपर होते। सरदार जी 3 में भी इसके शॉट्स काट गए, वो दूसरे शॉट ले लें। इनके साथ टोटल क्रिकेट मैच पे भी बैन लगना चाहिए। पाकिस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान में रहने दिया जाए। उनको हिंदुस्तान में फेम नेम लेते हैं और गालियां भी देते हैं। देश पहले। दिलजीत तो यहाँ से एक बहुत मेरे जैसा एक आम इंसान है। रेखा गुप्ता सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री का जिक्र आ रहा है तो मनमोहन सिंह जैसे संत और देवता आदमी का भी जिक्र आना चाहिए था मेरे हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। एक बार हम फिर पहुंच गए हैं अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जसविंदर सिंह मलसिया के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर मेरा देश से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऑपरेशन किया पाकिस्तान के खिलाफ। इस ऑपरेशन के क्या मायने आपकी नजरों में है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखें, ये ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था। जैसे पहलगांव में उन्होंने निर्दोष टूरिस्टों को जो घूमने गए थे उनका वहां कत्लेआम किया, कत्लो गारत किया। बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया गया। हमारी बहनों, माओ, बेटियों के सामने उनके पति का सुहाग उजाड़ दी गया। बहुत दर्दनाक था। और ये जो हुआ है, जितने भी दिन का हमने अटैक किया उन पे 5-7 दिन का, ये बहुत कम था। इससे भी और ज्यादा होना चाहिए था। मगर हमारी सरकार ने ठीक समझा होगा कि वहाँ कभी बाशिंदों का जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी सरकार बहुत नरम दिल है और ये समझती है कि वो भी एक वहाँ पे भी एक रहने वाले इंसान है। वो हमको इंसान ना समझे वो अलग बात है, मगर हम उनको इंसान समझते हैं। तो रहमदिली के कारण ये युद्ध विराम हुआ और इस युद्ध विराम का ये असर है कि आज कोई भी ऐसी हिंसक घटनाएं देश में नहीं हो रही। सर, पानी को भी रोका गया था। सिंधु जल जो संधि थी उसको कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश हमारे भारत की तरफ से हुई कि अब पानी नहीं देंगे, क्योंकि एक पानी ऐसा चीज है, अगर पाकिस्तान को नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भूखों मर जाएगा, क्योंकि पीने के लिए अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि ये गलत है, पानी नहीं रोकना चाहिए। वहां पर भी लोग, आम जनता रहती है। आप क्या सोचते हैं? आम जनता तो हमारे देश में भी रहती है ना, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चीज तो मैं भी समझता हूं कि वो हमारा खून बहाए और हमको पानी दें, इसमें थोड़ा सा दर्द है। मगर मैं इंसानियत के नाते अगर देखता हूं, अगर मानवता के नाते देखता हूं, तो अगर वो सुधर जाए पाकिस्तान और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, जो उसने टेररिस्ट कैंप वहां लगा रखे हैं पीओके में अलग अपने शहरों में, उनको अगर बंद करे तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए पानी खोलने के मामले में, क्योंकि जल ही जीवन होता है, हम कहते हैं जैसे। तो अगर वो सुधर जाए, क्योंकि वो तो हमारा बच्चा है, बाप तो हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान निकला है। और मैं ये भी समझता हूँ, किसी वक्त सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना भी एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा धब्बा था। नहीं बनना चाहिए था पाकिस्तान। उस वक्त के हुक्मरानों के, उस वक्त के जो नेता थे, उनकी एक बहुत गलत सोच थी जो पाकिस्तान बनाया। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। मेरा सवाल सर ये होने वाला था कि अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद जो हिंदू मुस्लिम की जो हीन भावना हमारे एक दूसरे के प्रति ज्यादा बढ़ी है, वो शायद आज प्यार से और बहुत सौहार्द से एक दूसरे के साथ रह रहे होते। आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे देश के मुस्लिम लोगों को मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी भड़काने की भी कोशिश करता है, उनको कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रति उकसाने की भी कोशिश करता है। तो कैसे देखते हैं, अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज स्थिति क्या होती? अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज हमारा देश वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होता। हम अमेरिका और रशिया से ऊपर होते। पाकिस्तान बनना उस वक्त के नेताओं की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक छोटे से फिरके को खुश करने के लिए ये पाकिस्तान बनाया। और वहां से ज्यादा इस टाइम मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, और हिंदुस्तान का मुसलमान भी देशभक्त है, वो देश विरोधी नहीं है। आज 5 लोग अगर कोई नुकसान करे तो हम पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और पाकिस्तान बनना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। पाकिस्तान सोच रहा था कि हमने अपना अलग देश बना लिया है तो हम हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, बहुत हम तरक्की करेंगे। लेकिन आज विश्व पटल पर सबके सामने है कि पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ पहुंच रहा है। तो क्या कहेंगे,
मजबूती देश हमारे देश को मिली, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया, क्या कारण रहे होंगे? कारण उनकी अर्थव्यवस्था की कोई पॉलिसीज नहीं है, वहां पे कुछ स्टेबल सरकार नहीं है। कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा, 5 साल पूरे नहीं कर पाई अपने, ये बड़ा इतिहास है उनका। वहां पे एक जनरल राज आ जाता है, सेना टेक ओवर कर लेती है, तो उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, उनकी नीतियां नहीं है। वो जो आतंकवाद में और बम्बों में पैसा खर्च कर रहे हैं, गोलियों बंदूकों में, वो अपने देश की लोगों के लिए अगर खर्च करें तो आज उनका देश भी एक खुशहाल देश होता। ठीक है सर, एक सवाल देश से ही जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है सर। पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बहुत सारे कलाकार हमारे देश में आते हैं और यहाँ से पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं और पाकिस्तान को ही दिल में बसाते हैं। वहीं अगर अपने देश में देखें, मना करने के बावजूद भी, बाइकॉट के बावजूद भी, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना प्रेम लगातार दिखा रहे हैं। अगर हम दलजीत की बात करें, सिंगर दलजीत दोसांझ अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, या यूं कहें कि ट्रॉल हो रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया के साथ उनका एक प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और बॉर्डर मूवी से भी उनको अब निकाल दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? जब बाइकॉट चल रहा है तो क्यों नहीं इंडस्ट्री के लोग, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? क्या पाकिस्तान के बिना हमारी इंडस्ट्री अधूरी है क्या? अरे हमारे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही मतलब मंजे हुए कलाकार हैं, तो हम पाकिस्तान की तरफ जाते क्यों हैं? पहली बात है, सरदार जी 3 है इस फिल्म का नाम, मैं आपको बता दूं, जिसपे विवाद छिड़ा हुआ है। उसमें हानिया थी, और हानिया ने हमारे देश के प्रति अब सिंदूर ऑपरेशन के बाद बहुत शब्द कहे थे मीडिया में। चलो मैंने मान लिया कि चलो हानिया को दलजीत ने ले भी लिया, बस हानिया को पता था कि मुझे इंडियन ऑडियंस ने पहचान दिए, इंडियन ऑडियंस ने मेरा किया, अगर वो अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी ना बोलती, एग्जैक्टली चुप रहती कि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है। दूसरी बात, जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब ये इंसानियत के नाते ये लोग नहीं बोल सकते थे तब, जो आज ये माहिरा खान बोल रही है, जिसने शाहरुख खान ने जिसको अपनी फिल्म में चांद दिया था, रईस फिल्म में, वहां से वो पहचानी गई थी पूरे वर्ल्ड में, उसने बहुत आग उगली है अपने सोशल मीडिया पे। यही नहीं, कई पाकिस्तानी कलाकारों ने आग उगली है। तो ये मेरे हिसाब से फिल्म, ये इसको या तो निकाल के इसके बदले में जो भी इसके शॉट्स हैं, जो भी 5-7 रील का इसका काम होगा मेरे हिसाब से पूरी फिल्म में, इसको निकाल के दूसरा हीरोइन डाल के। चल रहा है सर, वो सब चल रहा है, वो चल रहा है ना, तो वो बॉर्डर की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन अगर आप नहीं, मैं इसको भी सोच रहा हूँ। अच्छा। सरदार जी 3 में भी इसके शॉट्स काट के वो दूसरे शॉट ले लें। तो मेरे हिसाब से तो ये, और बीसीसीआई को भी मैं अपील करूंगा, प्रधानमंत्री से भी एक आग्रह करूंगा कि इनके साथ टोटल क्रिकेट मैच पे भी बैन लगना चाहिए, टोटल बैन लगे, कोई भी हमारा हिंदुस्तान का खिलाड़ी इनके साथ नहीं खेलेगा, और पाकिस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान में रहने दिया जाए। उनको हिंदुस्तान में फेम नेम लेते हैं और गालियां भी देते हैं, खाते यहाँ कहाँ है और गाना वहां का गाते हैं। सर, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार भी अब लगातार दलजीत दोसांझ के इस कृत्य के बाद लगातार स्टेटमेंट सामने आ रही है। अगर हम सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के साथ खड़ी हूँ, पाकिस्तान के बिना हमारी इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है। कुमार विश्वास ने भी बोला है। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं, या यूं कहें इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कुछ तो सीधा नाम लेकर दलजीत को नसीहतें दे रहे हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या लगता है, सब अपने देश के साथ खड़े हैं सिवाय दलजीत के? देखिए, देश पहले, दलजीत तो यहाँ से एक बहुत मेरे जैसा एक आम इंसान है, मैं भी एक आम इंसान हूँ। अगर मेरे साथ भी कोई ऐसी कभी भविष्य में कंट्रोवर्सी होती है तो मेरा देश पहले है, लोग देश का साथ देंगे और लोगों को देना भी चाहिए। दलजीत दोसांझ को इस फिल्म के रिलीज के बाद, हालांकि मुझे पता लगा ओवरसीज में रिलीज हो गई है, ये बाहर की कंट्री में रिलीज हो गई, सिर्फ हिंदुस्तान में रुकी हुई है, तो उसको सोचना चाहिए। अगर देश के लोगों का मन नहीं है, ये मन नहीं मानता कि ये रिलीज हो, तो उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कई रास्ते निकाल सकता है वो। सर, बोला जा रहा है कि पीआर स्टंट भी हो सकता है ये, कि कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही लूटने के लिए, या यूं कहें कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हो। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये बड़े जेन्युइन मुद्दा है और लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इसके साथ। देखें, हमारे भी कुछ सिपाही शहीद हुए हैं सिंदूर में, ठीक है, उनकी शहादत को लेके जिन लोगों ने हमारे सिपाहियों के खिलाफ, हमारी आर्मी के खिलाफ जो बोल रही हैं अदाकाराएं उनकी पाकिस्तान की, तो ये एक जज्बाती मुद्दा है, इमोशनल है। बॉर्डर से दलजीत को बाहर निकाल दिया, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा स्वागत है, इस बात का स्वागत करता हूं मैं।
स्वागत करता हूं। अगर ऐसे कलाकारों का अगर हिंदुस्तानी बाइकआउट कर दे तो बाकी आने वाले जो 5-6 पीछे खड़े हैं लाइनों में, वो भी अकल में आ जाएंगे, उनको भी थोड़ी अकल आ जाएगी। बिल्कुल सर, देश से बाहर आते हुए हम दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में सरकार बदल गई है, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, 100 दिन का कार्यकाल दिल्ली सरकार ने पूरा कर लिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है आपकी नज़रों में? रेखा गुप्ता सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं रेखा जी को खैर बहुत पुराना जानता हूं, तो बहुत अच्छी इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग है, डाउन टू अर्थ है। उनकी एक देवी योजना उन्होंने जो लॉन्च करी है वो बहुत अच्छी है और मैं उससे प्रभावित हूं। मगर एक मैं उनसे रेखा गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, जो डॉग्स का मामला चल रहा है, डॉग्स को उन्होंने कहा है कि शेल्टर्स मुहैया कराए जाएंगे, मगर उन शेल्टर में उनसे मैं यही आग्रह करता हूं रेखा गुप्ता जी से कि उन डॉग्स की देख रेख सही हो। अगर उनको सड़कों से उठा के हम शेल्टर में रख रहे हैं, कहीं उनके साथ वहां बेइंसाफी ना हो जाए, वहां उनको कहीं खाना प्रॉपर ना मिले, उनको दवाइयां प्रॉपर ना मिले, तो वो भी एक लिविंग थिंग्स हैं, इन भगवान के दिए हुए बच्चे हैं वो भी डॉग्स। तो उनका भी मैं सोचूंगा कि इस मुद्दे पे वो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर शेल्टर्स बन रहे हैं तो शेल्टर के देखरेख के लिए एक टीम बनाई जाए। वो टीम उनको हर महीने में एक बार रिपोर्ट करे कि हमने इतने शेल्टर बनाए हैं, इतने डॉग रेस्क्यू करे हैं, इतने डॉग्स की वहाँ पे वीडियोस बन के आ रही हैं, उनका सोशल मीडिया पे डालें कि देखें हमने डॉग्स को किस तरह से रखा। तो इससे भी एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा लोगों में। क्योंकि हाँ, हम आपको बता भी दें इस मुद्दे पर कि बहुत सारे जो डॉग लवर्स हैं वो रेखा जी के घर पर भी आए थे और वो कहीं ना कहीं नाराज भी हैं कि डॉग्स को शेल्टर्स में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर सेफ्टी की बात है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं जब छोटे छोटे बच्चे जो हैं डॉग्स का शिकार बन जाते हैं, जिनकी जो बहुत मासूम है, उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन हम डॉग लवर्स की भावनाओं को भी समझना चाहिए और जो डॉग्स हैं उनकी खुद की भी अपनी भावनाएं हैं कि वो भी इंसान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है दोनों की। सर, आरोग्य मंदिर भी लागू हो गए हैं, जहां पहले मोहल्ला क्लिनिक्स थे जगह जगह, अब उसकी जगह पे बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज के साथ आरोग्य मंदिर दिल्ली के अंदर लागू हुए हैं, शुरू हो गए हैं, उद्घाटन हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैंने देखे हैं। मैं जैसे निकलता हूँ रास्ते में कई बार दिख जाते हैं, मगर उससे बहुत बेटर है। वो जो पहले इन्होंने मेथड अपनाया था उससे बहुत अच्छा मेथड है। लोगों की सेवा है, लोगों की दवा दारू करने का तो पुण्य एक अलग ही स्थान पे जाके मिलता है। क्योंकि हमारे जो बंगला साहब गुरुद्वारा है जो कनॉट प्लेस में, तो उन्होंने भी 8 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया था लोगों की सेवा करते करते। चेचक की बीमारी चली थी उसने, तो उनका नाम भी ऐसे लिया था, श्री हरकृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। इसका मतलब यह है कि उनको ध्यान से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। तो दुख दूर करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सीएम रेखा गुप्ता। सर, दिल्ली में एक मुद्दा बड़ा गंभीर रूप से चल रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है जनता। कुछ लोग का मानना है मुद्दा है झुग्गियों का, कुछ लोग का मानना है दिल्ली में झुग्गी नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग झुग्गी वालों के फेवर में हैं। सर, क्या लगता है झुग्गी दिल्ली में कितनी जरूरी है, या फिर झुग्गी के बिना दिल्ली कितना सफर कर सकती है? देखें, झुग्गी वालों को हटाना ये सरकार के तहत आता है। उनको हटा के पहले सरकार के टाइम की बात है, राजीव गांधी या नरसिम्हा राव के टाइम की बात है, तो 25-25 गज का उनको प्लॉट दे दिया जाता था उठा के। वो क्या करते थे, वो 25 गज का प्लॉट लेके उसको बेच के फिर झुग्गी डाल लेते थे। तो ये एक सिस्टम बनाना चाहिए, झुग्गी हटानी चाहिए, क्योंकि सौंदर्यीकरण होगा। अगर हम झुग्गी हटाएं, उनका घर बसाएं, अगर हम उनको निकाल रहे हैं तो उनको उसके बदले में जगह दें ताकि वो दोबारा झुग्गी ना डाल सके। अगर झुग्गी डाले तो सरकार कोई कानून लेके आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। झुग्गी हटा के उनको एक अच्छा रैन बसेरा देना चाहिए जहाँ के वो अपना गुजर बसर कर सकें। तो मेरे हिसाब से झुग्गी हटा के अगर उनको कोई सरकार जगह देती है रहने के लिए तो इसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे झुग्गी वाले डरे हुए हैं। लेकिन रेखा गुप्ता ने मना करा है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, बल्कि बहुत सारी योजनाएं वो झुग्गियों के लिए लेकर आई हैं। शौचालय, सड़कें, वहाँ स्वच्छता का ध्यान, नालियां साफ हो रही हैं। अब से पहले जो काम नहीं हुए थे झुग्गियों में अब हो रहे हैं। इसके बावजूद भी झुग्गी वाले जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि हमारी तो झुग्गी टूट जाएगी। तो क्या लगता है कि एक तरह रेखा गुप्ता कह रही है कि कोर्ट के आदेश पर जो झुग्गियां टूटी हैं वो कोर्ट के आदेश पर टूटी हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोर्ट के आदेश पर मात्र झुग्गी टूट सकती है। नहीं, देखें, कोर्टें भी सब सोच समझ के फैसला लेंगी आने वाले दिनों में।
और जो भी होगा मैं तो सोचता हूँ वो भी एक देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारे नागरिक हैं। उनकी सुरक्षा और रक्षा करने का काम सरकार का होना चाहिए। सरकार मुझे लगता है सही फैसला लेगी। सर 11 साल मोदी सरकार को भी हो गए, मोदी जी को बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा 11 साल का कार्यकाल? देखिए, जो देश के लिए काम हुआ है 11 सालों में, पहले सरकार डरा डरा काम करती थी, डरी हुई सरकारें थी, डर के काम करती थी। ये मोदी थोड़ा खुल के काम कर रहे हैं और अपने फैसले लेने में एक जोश रखते हैं, एक होश के साथ फैसले लेते हैं और जो फैसले लेते हैं बड़े सही लेते हैं। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार भी बड़ी अच्छी थी, मगर वो थोड़ा सा बंदिश में काम कर रहे थे, जैसे कि पूरे देश को पता होता था, क्योंकि वो उनकी सही उस टाइम चलती नहीं थी उनकी इतनी। प्रधानमंत्री तो थे मगर एक नेक दिल, शरीफ, ईमानदार, उन जैसा प्रधानमंत्री भी मैंने नहीं देखा। इस करके प्रधानमंत्री का जिक्र आ रहा है तो मनमोहन सिंह जैसे संत और देवता आदमी का भी जिक्र आना चाहिए था मेरे हिसाब से। इंडिया की इकोनॉमी को भी बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा। इकोनॉमी के भीष्म पितामह थे वो। एग्जैक्टली। जब नरसिम्हा राव के टाइम वो एफएम बने थे तो खजाने खाली थे बिल्कुल। देश के पास मेरे ख्याल 2-3 महीने का राशन रह गया था। जिस तरह से उन्होंने उस टाइम एफएम के तौर पे स्थिति संभाली थी, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, काबिल तारीफ थी। और मोदी साहब, पीएम मोदी भी बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं, जो इन्होंने देश की आर्मी को एक देश की सुरक्षा का उच्च स्तर पे पहुंचा दिया, वो पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाया। सर आखिरी सवाल, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि 70 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी के एज को, बहुत जल्द रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। हाँ, 75 आने वाले हैं तो बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कोई नहीं। कोई नहीं। कोई तो चेहरा पार्टी में होगा जो मोदी जी की जगह ले सकता है। मुझे नहीं लगता, औरों को लगता हो तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। तो ये थे हमारे साथ जसविंदर सिंह मलसिया, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसे तमाम और सवाल सर हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।